नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मुगल शासकों का योगदान, शिक्षा के प्रमुख केंद्र और मध्यकालीन शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया कुछ मुगल कालीन प्रसिद्ध महिलाओं का नारी शिक्षा के बारे में, पर्दा प्रथा के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करते हैं कि मुगल काल के शिक्षा के क्षेत्र में किन किन शासकों ने किस प्रकार योगदान दिए। सर्वप्रथम बाबर। जब बाबर का नाम लेते हैं तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक रूप में इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद भारत में इनका आगमन हुआ और भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसको मुगल वंश के नाम से जानते हैं। बाबर ने एक विभाग बनाया था जो स्कूल कॉलेज के निर्माण संबंधी काम करता था। उसका ये काम था कि वो ऐसे स्थानों का चयन करता था, देखता था जिन स्थानों पर शिक्षण केंद्र कम थे या नहीं थे, वहाँ के जो इच्छुक होते थे शिक्षा लेने वाले अभ्यर्थी, उनकी मांग के अनुसार वो विभिन्न स्थानों पर स्कूल कॉलेज का निर्माण करता था। अर्थात मकतब मदरसे जो मुस्लिम काल के शिक्षण केंद्र संस्था हुआ करते थे, उनका निर्माण करता था एवं उसमें विकास संबंधी वो चाहे उनका शिक्षक की भर्ती हुई या आर्थिक व्यवस्था की मदद देकर के शिक्षा को एक नई गति देने का प्रयास किए। और आगे चर्चा करते हैं हुमायूं। जब हुमायूं चर्चा करते हैं तो पुस्तकालय का नाम स्वतः आ जाता है, क्योंकि हुमायूं जो थे विभिन्न विषय के ज्ञाता थे, अरबी फारसी आदि विषय ज्ञाता थे और इनका पुस्तक प्रेम जग जाहिर है। जब इनका पुस्तक से विशेष लगाव था तो इन्होंने एक पुस्तकालय की रचना की, जिसमें देश विदेश और विभिन्न भाषाओं की उत्तम पुस्तकों का एक संग्रह था। जब ये शिक्षा से इनका इतना लगाव था तो स्वाभाविक था कि शिक्षा के प्रगति के लिए इन्होंने जगह जगह मकतब मदरसे में यथासंभव मदद की, जिसके कारण ऐसे मकतब मदरसे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुके थे या जिनके विकास के लिए आर्थिक रूप से सहायता की आवश्यकता थी, उन मदरसों को एक संजीवनी के रूप में इनका सहयोग मिला, जिसके कारण मुगल कालीन शिक्षा में विकास में एक नई गति मिली। अकबर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो मुगल शासन में सबसे प्रिय शासकों में से एक नाम था और उस समय उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी। और फतेहपुर सीकरी जब होती थी तो ये सर्वधर्म गुण संपन्न होने के कारण, अर्थात सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के प्रति समभाव का भाव रखते हुए इन्होंने विभिन्न प्रकार के शिक्षा में अपना सहयोग दिया। मकतब मदरसे, शिक्षक भर्ती और ऐसे अन्य प्रकार से अपना सहयोग दे करके शिक्षा को एक नए विकास की ओर ले गए। उस समय फतेहपुर सीकरी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। जहांगीर फारसी तुर्की विषय का ज्ञाता था एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। ये जितने भी शासक थे वो शिक्षा में अपने अपने तरीके से, किसी ने स्कूल खोला, किसी ने आर्थिक सहायता दी या उनके विकास में जो संभव हो पाया हर प्रकार से मदद करने का प्रयास किया, क्योंकि शिक्षण को आगे बढ़ने के लिए मकतब मदरसे की आवश्यकता होती, अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती थी, उनको वेतन की देने की आवश्यकता थी एवं रख रखाव के लिए या छात्रावास के लिए जो धन की आवश्यकता होती थी इत्यादि में इन्होंने अपना आर्थिक सहयोग किया। और जब ये सहयोग मिलेगा तो कोई भी व्यवस्था अगर ईमानदारी से काम करेगी तो आगे जाना ही जाना है। आगे देखते हैं। इसके बाद शाहजहां ने दिल्ली में और अन्य स्थानों पर स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्र में जहां शिक्षक की मांग अधिक थी, छात्र अधिक थे या दूर दूर तक शिक्षक के केंद्र नहीं थे, उन स्थिति में इन स्थानों पर शिक्षण केंद्र स्थापित करने का इन मुगल शासकों ने अपना विशेष योगदान दिया है। अब आगे चर्चा करते हैं कि शिक्षक केंद्र मुगल कालीन, मध्यकालीन, मुस्लिम कालीन जब शिक्षा केंद्र का नाम लेते हैं तो कुछ नाम हमारे सामने स्वतः ही आ जाता है, उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है दिल्ली, आगरा, जौनपुर, लाहौर, अजमेर, बीदर, मालवा, जालंधर, मुल्तान, सियालकोट आदि।
दिल्ली हम सब जानते हैं कि समय समय पर यहाँ पर शासक आए और राज किए, और जिसके कारण दिल्ली में शिक्षा की जो व्यवस्था थी सभी शासकों ने विशेष रूप से अपना सहयोग किया। आगरा मुगलों का सबसे प्रिय और प्रभावशाली स्थान रहा, जहाँ पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, जिसके कारण आगरा जो शिक्षा के केंद्र में अपना विशेष स्थान रखता है। और इन स्थानों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी शासक थे, मुगल काल के या अकबर हो या जो भी शासक रहे हो, समय समय पर उन्होंने शिक्षा के प्रगति के लिए मकतब, मदरसे, शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन, आर्थिक सहयोग, छात्रावास में विकास आदि के लिए अपने स्तर से विभिन्न प्रकार का योगदान दिया, जिसके कारण मुस्लिम कालीन शिक्षा को बढ़ने और आगे बढ़ने में विशेष योगदान मिला। जौनपुर, जब जौनपुर का नाम लेते हैं तो विशेष नाम सामने आता है सिराज ए हिंद, जो इसका उपनाम था कि जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था, और ये नाम देने वाले शाहजहां थे। शाहजहां ने जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा, जिसका मतलब है कि सिराज ए हिंद का मतलब भारत का दीपक या भारत का सूर्य या भारत का विशेष प्रभावशाली स्थान। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्र पर जौनपुर में शिक्षा क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में उस समय अपने चरम सीमा पर था, विकसित था और बहुत विशेष स्थान रखता था। और जो भी यहाँ के ऐसी व्यवस्था थी शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में, वो उन्नत थी, जिसके कारण इन विशेषताओं के कारण शाहजहां जो मुगल सम्राट था, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से संबोधन किया एवं कहा। ये भी प्रश्न बनता है कि भारत का सिराज ए हिंद किसे कहते हैं, या मध्यकाल में सिराज ए हिंद किस स्थान को कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा जौनपुर। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके बाद लाहौर, अजमेर, बीदर, कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्र मालवा, जालंधर, मुल्तान, सियालकोट, कुछ इस समय भारत के क्षेत्र में नहीं है, पाकिस्तान चले गए, क्योंकि ये मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था और उस काल की बात थी, जहां पर ये सारे केंद्र हैं जो मुगल कालीन या मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र में आज भी प्रसिद्ध है। प्रश्न बनता है कि मुगल कालीन या मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए, तो आप बता सकते हैं दिल्ली, आगरा, जौनपुर, अजमेर, बीदर, मालवा आदि। अगला प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन में सिराज ए हिंद किसे कहा जाता था, या किस स्थान को कहा जाता था, या किस शिक्षण केंद्र को कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। आइए अब चर्चा करते हैं कि इसके गुण दोष के बारे में। पहले कुछ विशेषता या इसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मुस्लिम कालीन का जो ये विशेषता कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं, जो निःशुल्क थी। मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी, छात्रावास की व्यवस्था भी निःशुल्क थी, जिसमें छात्र रहते थे उनको खाने की व्यवस्था और लेखनी कुछ सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। तो ये इसकी विशेषता है, अच्छाई थी। दूसरा इसका पॉइंट है कि राज्य को संरक्षण मिलता रहता था। तो मध्यकाल में ऐसे शिक्षण संस्थाओं को राज्य का संरक्षण मिलता था एवं आर्थिक सहयोग मिलता था, जिसके फलस्वरूप ये शैक्षिक संस्था धीरे धीरे अपने स्थान पर जमते गए, बढ़ते गए और शिक्षा का के प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ते गए। अगर राज्य का संरक्षण नहीं मिलता है तो शायद ये केंद्र आगे बढ़ने के काबिल या आगे बढ़ने के योग्य नहीं होते, क्योंकि जब किसी पौधे को यदि पानी, खाद इत्यादि नहीं मिलेगा, संरक्षण नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार ये जो क्षेत्र थे मकतब, मदरसे और शिक्षा केंद्र के रूप में समय समय पर राज्य द्वारा नियंत्रण नहीं था, लेकिन उनको संरक्षण मिलता था, आर्थिक सहयोग मिलता था एवं अनुदान दिया जाता था। अगला मानवीय मूल्यों। इस शिक्षा में मध्यकालीन शिक्षा में मानवीय मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता था एवं उनके विस्तार पर भी विशेष चर्चा होती थी। अगला है परंपरागत विधियों द्वारा शिक्षा। मध्यकाल में जो शिक्षण विधि थी, जो परंपरागत विधि होती थी, उसके अनुसार ही शिक्षण व्यवस्था दी जाती थी। आइए कुछ इसके अवगुण या दोष के बारे में चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक पक्ष का अभाव। तो मध्यकालीन शिक्षा में
जो इसका हम कमी कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, इसमें आध्यात्मिक पक्ष पर जरा सा ध्यान नहीं दिया गया था, उस पर इसमें अभाव रहा, क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष पर बल ना दे करके वो मुस्लिम पक्ष, इस्लाम पक्ष या मानवीय पक्ष पर विशेष बल देते थे। अगला टॉपिक, हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा। मध्यकाल में हिंदुओं की शिक्षा की विशेष रूप से उपेक्षा की गई, या हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुओं को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया, जिसके कारण हिंदू ऐसी व्यवस्था से वंचित हो गए एवं ऐसी व्यवस्था से असंतुष्ट हो गए। क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषाओं का उपेक्षा। मध्यकालीन शिक्षा में क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषा की उपेक्षा की गई थी। वहाँ जो प्रांतीय भाषा थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, आदि भाषा थी, इसमें शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, आगे बढ़ने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुख्य रूप से अरबी, फारसी ऐसी भाषा को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया। इस व्यवस्था की एक ये भी कमी कह सकते हैं, ये कमी या दोष कह सकते हैं। कठोर दंड नीति। उस समय जैसा हम चर्चा इसके 1-2 क्लास पहले कर चुके हैं, जो अनुशासन था कठोर था एवं बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता था, जो इसके पहले वैदिक कालीन या बौद्ध कालीन शिक्षा में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मध्यकालीन आते आते बच्चों को शारीरिक रूप से विशेष रूप से दंड दिया जाता था, जिस कारण बहुत सारे बच्चे शिक्षा लेने से भयभीत थे या शिक्षा लेने के प्रति उदासीन होते चले गए। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। मध्यकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की सदा से उपेक्षा की गई। जिस प्रकार पूर्व की भांति गुरुकुल शिक्षा या बौद्धकालीन शिक्षा में भी महिलाओं को ध्यान नहीं दिया गया, ठीक उसी प्रकार इस शिक्षा में, मध्यकालीन शिक्षा में भी स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। छात्रों की विलासिता। जैसा कि चर्चा कर चुके इसके पहले क्लास में कि छात्रों की व्यवस्था थी, खान पान की थी, उनको स्वादिष्ट व्यंजन दिया जाता था, यहाँ तक कि मांसाहार खाद्य भोजन भी दिया जाता था। अन्न सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता था, जिस कारण ये छात्र धीरे धीरे विलासिता के वातावरण में डूब गए और शिक्षा के प्रति उदासीन होते चले गए, क्योंकि इसके पहले काल में वैदिक काल हो या बौद्धकालीन शिक्षा काल हो, उस समय छात्रों को सादा जीवन उच्च विचार के अंतर्गत शिक्षा दिया जाता था। रटने पर बल। इस शिक्षा व्यवस्था में रटने पर विशेष बल दिया जाता था, जिसके कारण ये लोग मनन या लिखने से वंचित हो गए। ये दोष थे। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था थी, इसके मूल्यांकन, कमियों के बारे में जाना। नमस्कार।